नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जीव विज्ञान की दुनिया में और बात करेंगे पौधों और जानवरों के शरीर की बनावट यानी संरचनात्मक संगठन की। हाँ, कैसे मतलब ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और फिर ये ऊतक कैसे पूरे जीवन को आकार देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ ठीक ठाक नोट्स और सामग्री है, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है। आज हमारा मकसद है जीवन के इन बुनियादी हिस्सों को समझना, मतलब ये जानना कि पौधे और जानवर इतने सलीके से कैसे बने हैं और उनके अलग अलग हिस्से क्या कमाल के काम करते हैं। हाँ, और ये जानकारी जो है एनडीए जैसे इम्तिहानों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी जनरल साइंस के लिहाज से काफी काम की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं, खोलते हैं इसको। बिल्कुल, ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना। हाँ कि कैसे बस एक कोशिका, एक अकेली सेल से कहानी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, एक से फिर एक जैसी कोशिकाएं जुड़कर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। फिर ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स, और फिर अंगों से पूरा जीव, पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। सही। प्रकृति का ये मैनेजमेंट लेवल, ये संगठन का स्तर कमाल का है और हर लेवल की अपनी अहमियत है। तो शुरुआत करते हैं पौधों की दुनिया से। पौधों को समझने के दो नजरिए हैं मोटे तौर पर। हाँ। एक है मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से कैसा दिखता है पौधा, जड़, तना, पत्ती, ये सब बाहरी रूपरेखा। हाँ, बाहरी रूपरेखा। और इसी आधार पर हम पौधों को हर्ब, श्रब, ट्री में भी बांट देते हैं, छोटे पौधे, झाड़ियां, पेड़। ठीक है। दूसरा नजरिया है एनाटॉमी, यानी अंदर की बनावट, ऊतकों का अध्ययन, अंदर क्या चल रहा है वो। हाँ। तो अगर मॉर्फोलॉजी से शुरू करें तो पौधे की बनावट में सबसे पहले बात करते हैं जड़ों की, रूट्स की। हम ये पौधे का वो हिस्सा है जो आमतौर पर जमीन के नीचे जाता है, अंधेरे की तरफ, इसीलिए हरा नहीं होता। बिल्कुल, क्लोरोफिल नहीं होता इसमें। दो मेन टाइप की जड़ें होती हैं, एक है टैप रूट। टैप रूट। हाँ, इसमें एक मोटी मुख्य जड़ होती है और उससे फिर पतली पतली साइड में शाखाएं निकलती हैं। ये ज्यादातर डाइकॉट पौधों में मिलती हैं। डाइकॉट जैसे गाजर हो गई या सरसों। इनमें आप देखेंगे एक मेन जड़ दिखेगी। अच्छा, समझ गया। और दूसरी कौन सी है? दूसरी होती हैं एडवेंटिशियस या रेशेदार जड़ें, फाइब्रस रूट्स। रेशेदार? हाँ, इनमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि तने के बेस से ही गुच्छे की तरह बहुत सारी पतली पतली जड़ें निकल आती हैं। अच्छा, जैसे घास में होता है। बिल्कुल, घास या मक्के जैसे मोनोकॉट पौधों में ये आम है। और मजे की बात यह है कि ये एडवेंटिशियस जड़ें कभी कभी तने या पत्ती से भी निकल आती हैं। अरे वाह, जैसे वो बरगद की लटकती हुई जड़ें, वो प्रॉप रूट्स। हाँ बिल्कुल वही, वो एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं। कमाल है। तो ये जड़ें सिर्फ पानी और मिनरल्स खींचने का ही काम करती हैं या कुछ और भी? नहीं, काम तो इनका मेन वही है, पानी और मिनरल सोखना। लेकिन कभी कभी ये अपना रूप बदल लेती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं कुछ खास काम करने के लिए। मॉडिफिकेशन कैसे? जैसे टैप रूट, वो जो मुख्य जड़ थी वो खाना जमा करने के लिए मोटी हो जाती है। अच्छा, जैसे गाजर, मूली? हाँ, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब मॉडिफाइड टैप रूट्स हैं जो खाना स्टोर कर रही हैं। और वो रेशेदार वाली एडवेंटिशियस, वो भी खाना स्टोर करती हैं? हाँ, वो भी कर सकती हैं। जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो, वो एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। अच्छा, और कुछ जड़ें पौधे को सहारा भी देती हैं ना? बिल्कुल, जैसे वो बरगद की प्रॉप रूट्स, वो सहारा देने के लिए ही हैं। या फिर मक्के और गन्ने में देखा होगा, तने के निचले हिस्से से कुछ तिरछी जड़ें निकलती हैं। हाँ हाँ, देखी हैं। उन्हें स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। वो पौधे को सीधा खड़ा रखने में एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। समझ गया। तो संक्षिप्त में कहें तो जड़ों के मेन काम हो गए पानी खनिज सोखना, पौधे को मिट्टी में जमाए रखना, और एक और जरूरी काम, मिट्टी के कटाव को रोकना। जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जड़ों से ऊपर चलें तो आता है तना, यानी स्टेम। ये पौधे का वो हिस्सा है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, रोशनी की तरफ। ठीक है। और इसकी खास पहचान क्या है? इस पर गांठें जैसी होती हैं, नोड्स। और दो नोड्स के बीच का हिस्सा इंटरनोड। हाँ, नोड्स और इंटरनोड्स। और नोड से ही पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं। बिल्कुल। तो क्या तने भी मॉडिफाई हो सकते हैं जड़ों की तरह? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ तने तो जमीन के नीचे चले जाते हैं। जमीन के नीचे तना? हाँ, और वहाँ वो खाना स्टोर करते हैं या फिर मुश्किल मौसम जैसे बहुत सर्दी या गर्मी से बचते हैं। अच्छा, जैसे आलू। आलू एक तना है, जड़ नहीं। वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे ट्यूबर कहते हैं। अरे वाह,
मतलब जो आलू की आंखें होती हैं वो असल में उसकी नोड्स हैं। बिल्कुल, वहीं से नया पौधा उग सकता है। इसी तरह अदरक, हल्दी ये राइजोम है, प्याज, लहसुन ये बल्ब है। ये सब तने के ही रूप है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब हम जिसे सब्जी समझकर खा रहे हैं वो असल में पौधे का तना है। हाँ, और कुछ तने हवा में ही रूप बदल लेते हैं। हवा में कैसे? जैसे कुछ पौधों के तने कमजोर होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो उनमें सहारे के लिए पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, टेंड्रिल्स। अच्छा, जैसे अंगूर की बेल में होते हैं या खीरे में? हाँ बिल्कुल, वो टेंड्रिल्स तने का ही मॉडिफिकेशन है। और कभी-कभी बचाव के लिए तने पर कांटे उगाते हैं, थॉर्न्स, जैसे नींबू में, बोगनवेलिया में। हाँ, कांटे। और कैक्टस का तो कमाल ही है। वहां तना चपटा, मोटा, हरा हो जाता है और पत्ती का काम करने लगता है। मतलब फोटोसिंथेसिस। हाँ, क्योंकि कैक्टस की पत्तियां तो कांटों में बदल जाती हैं पानी बचाने के लिए, तो तना ही खाना बनाता है। समझ गया। तो तने का मुख्य काम हो गया शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों को संभालना और पानी खनिज ऊपर भेजना, बना हुआ खाना नीचे लाना। एक तरह से पौधे का हाईवे सिस्टम है ये। बिल्कुल। अब आते हैं पत्तियों पर। लीव्स, पौधे का हरा चपटा हिस्सा, खाना बनाने की फैक्ट्री। हाँ, फोटोसिंथेसिस यही होता है। पत्तियां भी अलग-अलग डिजाइन की होती है। हाँ। कुछ होती हैं सिंपल लीफ, सिंपल मतलब? मतलब पत्ती का जो ब्लेड है, जो चपटा हिस्सा है, वो पूरा एक होता है, कटा हुआ नहीं। जैसे आम की पत्ती, पीपल की पत्ती। ठीक है। और दूसरी? दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। इनमें पत्ती का ब्लेड छोटे-छोटे हिस्सों में बटा होता है, जिन्हें लीफलेट्स कहते हैं। अच्छा, जैसे नीम में होता है या गुलाब में? बिल्कुल, नीम, इमली, गुलाब ये कंपाउंड लीव्स है। और पत्तियों में वो नसें जैसी दिखती हैं, उनका भी कोई पैटर्न होता है क्या? हाँ, उसे विनेशन कहते हैं, शिरा विन्यास। अगर नसें एक जाल जैसा बना रही हैं, तो वो है रेटिकुलेट वेनेशन। जाल जैसा? हाँ, जैसे आम या पीपल में होता है। ये ज्यादातर डाइकॉट पौधों में मिलता है। ओके। और अगर नसें सीधी हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, जैसे घास में या केले के पत्ते में, तो वो है पैरेलल वेनेशन। ये मोनोकॉट में आम है। समझ गया। डाइकॉट में जालीदार, मोनोकॉट में पैरेलल। और पत्तियां तने पर कैसे लगती हैं, इसका भी कोई सिस्टम है? हाँ बिल्कुल है। उसे फाइलोटैक्सी कहते हैं, पर्ण विन्यास, मतलब तने पर पत्तियों की अरेंजमेंट। ये क्यों जरूरी है? ताकि हर पत्ती को ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके, कोई पत्ती दूसरे की छांव में दब ना जाए। अच्छा। ये अरेंजमेंट अलग-अलग हो सकती है। ऑल्टरनेट, मतलब एक नोड पर एक ही पत्ती, फिर अगली नोड पर दूसरी तरफ। ऑपोजिट, एक ही नोड पर आमने सामने दो पत्तियां। या वर्ल्ड, एक ही नोड पर गुच्छे में कई पत्तियां। कमाल की इंजीनियरिंग है ये तो। है ना? और पत्तियां भी मॉडिफाई होती हैं। पत्तियां भी? हाँ। कैसे? हाँ, जैसे मटर में पत्ती का ऊपरी हिस्सा या पूरी पत्ती ही टेंड्रिल में बदल जाती है सहारे के लिए। अच्छा, मटर में वो धागे पत्ती से बनते हैं? हाँ। और कैक्टस में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, पानी बचाने के लिए और जानवरों से बचने के लिए भी। अच्छा, तो कैक्टस के कांटे पत्तियां हैं और नींबू के कांटे तने थे? बिल्कुल सही पकड़ा। और कुछ पौधे तो शिकारी बन जाते हैं अपनी पत्तियों से। शिकारी? कैसे? जैसे पिचर प्लांट, घटपर्णी, उसकी पत्ती एक घड़े या पिचर जैसी बन जाती है, जिसके अंदर कीड़े गिरकर फंस जाते हैं और पौधा उन्हें पचा लेता है। क्या बात है। मतलब पत्तियां सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, जरूरत पड़ने पर शिकार भी कर लेती हैं। हाँ, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए। तो पत्तियों के मुख्य काम हो गए फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाना, गैसों का लेन देन करना स्टोमेटा नाम के छोटे छेदों से, और ट्रांसपिरेशन, मतलब फालतू पानी को भाप बनाकर उड़ाना, ये भी स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है। अब पौधे में फूल, फल, बीज भी होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, फूल यानी फ्लावर पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्रजनन अंग। तने पर फूलों के लगने के तरीके को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अच्छा। फूल के मुख्य हिस्से होते हैं बाहरी हरी पत्तियां जैसी कैलिक्स या सेपल्स, फिर रंगीन पंखुड़ियों कोरोला या पेटल्स जो कीड़ों को आकर्षित करती हैं। फिर अंदर नर भाग एंड्रूसियम, जिसमें स्टेमन्स होते हैं जिनमें परागकण या पॉलन ग्रेन बनते हैं। और सबसे अंदर मादा भाग गाइनोसियम, जिसमें कार्पेल या पिस्टल होता है, जिसके अंदर ओवरी और ओव्यूल्स होते हैं। ओके।
जब फर्टिलाइजेशन होता है परागण के बाद, तो ओवरी अंडाशय ही फल में बदल जाती है और ओव्यूल बीजांड बीज में बदल जाता है। समझ गया। ये तो हुई बाहर की मतलब मॉर्फोलॉजी की बात। अब जरा पौधे के अंदर झांकते हैं। एनाटॉमी, ऊतकों की बनावट। हाँ, प्लांट एनाटॉमी। ऊतक यानी टिश्यू, जैसा हमने पहले कहा, एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक खास काम करें। पौधों में कितने तरह के ऊतक होते हैं? मेनली 2 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और परमानेंट ऊतक। मेरिस्टेमेटिक, ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं, मतलब ये पौधे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। ये पौधे के ग्रोइंग पॉइंट्स पर मिलते हैं। कहाँ कहाँ? जैसे जड़ और तने की नोक पर, टिप पर। इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अच्छा, लंबाई बढ़ाने वाला। हाँ, फिर साइड में होता है लैटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम। ये तने और जड़ की मोटाई बढ़ाता है। मोटाई बढ़ाने वाला। और कुछ पौधों में, जैसे घास में, बीच बीच में भी होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये भी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, खासकर अगर जानवर ऊपर से खा जाए तो। समझ गया। तो ये तो हो गए बढ़ने वाले ऊतक। दूसरे थे परमानेंट। हाँ, परमानेंट ऊतक, इनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं, मतलब ये मैच्योर हो चुकी हैं और अब खास काम करती हैं। ये कितने तरह के होते हैं? ये भी 2 तरह के, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल वाले कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें 3 मुख्य टाइप हैं। पहला, पैरेन्काइमा। अच्छा। पैरेन्काइमा ये सबसे कॉमन है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, पतली दीवार वाली होती हैं। इनका मेन काम है खाना स्टोर करना, पैकेजिंग करना। अच्छा। अगर इनमें क्लोरोफिल हो तो ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, तब इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और अगर इनमें हवा भली हो, जैसे पानी वाले पौधों में, तो इन्हें एरेन्काइमा कहते हैं, जो पौधे को तैरने में मदद करता है। ओके। दूसरा सिंपल टिश्यू। दूसरा है कोलेनकाइमा। ये भी जीवित कोशिकाएं हैं, लेकिन इनके कोने थोड़े मोटे होते हैं। कोने मोटे क्यों? ये पौधे को लचीलापन और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, खासकर बढ़ते हुए तनों और पत्तियों को। जैसे हवा में हिलने पर वो टूटते नहीं, मुड़ जाते हैं। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हाँ। और तीसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ये कैसा है? इनकी कोशिकाएं मरी हुई होती हैं और इनकी दीवारें लिग्निन नाम के पदार्थ के जमने से बहुत मोटी और मजबूत हो जाती हैं। मरी हुई तो काम क्या करती हैं? ये पौधे को कठोरता, मजबूती और मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। जैसे फलों के छिलके, बीजों का कवर या नारियल का रेशा, वो स्क्लेरेन्काइमा ही है। अरे वाह, नारियल का रेशा, तो वो स्क्लेरेन्काइमा है, समझ गया। ये तो हो गए सिंपल वाले। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाले ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इनका मेन काम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस चीज का? पानी, मिनरल्स और खाने का। इसमें 2 मुख्य टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, सुना है इनके बारे में? जाइलम का काम है जड़ों से पानी और घुले हुए मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इसकी ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं। अच्छा, पानी ऊपर ले जाने वाला, डेड सेल्स वाला। हाँ। और दूसरा है फ्लोएम। हाँ। इसका काम है पत्तियों में जो खाना बना है, मतलब शुगर, उसे पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, नीचे जड़ों तक भी, ऊपर फलों और फूलों तक भी। खाना पहुंचाने वाला। हाँ। और इसकी ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये जाइलम और फ्लोएम मिलके वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। पौधे की नसें कह सकते हैं इनको। वैस्कुलर बंडल, ओके। और डाइकॉट और मोनोकॉट में इनकी बनावट में कुछ फर्क होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे डाइकॉट तने में वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकॉट तने में बिखरे हुए होते हैं। और भी कई अंतर हैं जड़, तने और पत्ती की अंदरूनी बनावट में। ठीक है। एक और चीज सुनिए, सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ मतलब पौधे की मोटाई में बढ़त। ये सिर्फ डाइकॉट पौधों और जिम्नोस्पर्म्स में होती है, मोनोकॉट में नहीं। क्यों? क्योंकि डाइकॉट में वो लैटरल मेरिस्टेम होता है ना, कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। वो एक्टिव होकर नई जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं बनाता है, जिससे तना और जड़ मोटे होते जाते हैं। अच्छा, कैम्बियम की वजह से। हाँ, यही ग्रोथ लकड़ी बनाती है। जो हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो असल में सेकेंडरी जाइलम ही है। और वो पेड़ों पर जो गोल गोल निशान होते हैं, एनुअल रिंग्स। हाँ, वार्षिक वलय, वो भी सेकेंडरी ग्रोथ से ही बनते हैं। हर साल मौसम के हिसाब से अलग तरह की लकड़ी बनती है। बसंत में ज्यादा, पतझड़ में कम।
तो 1 साल में एक रिंग बन जाती है। उनको गिनकर पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। कमाल है। ये तो बहुत कुछ जान लिया हमने पौधों के बारे में। अब जरा जानवरों की तरफ चले। बिल्कुल। पौधों से निकलकर अब जंतुओं यानी एनिमल्स की दुनिया में आते हैं। इनका शरीर भी कोशिकाओं से बना है और यहाँ भी एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। और ऊतकों की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं ना? हाँ, हिस्टोलॉजी। हाँ। तो जानवरों में कितने तरह के ऊतक मिलते हैं? इनमें मोटे तौर पे 4 मेन टाइप के ऊतक होते हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल ऊतक। 4 टाइप, ओके। हाँ। पहला कौन सा? एपिथेलियल। हाँ, एपिथेलियल ऊतक। ये एक तरह से कवरिंग या लाइनिंग टिश्यू है। कवरिंग मतलब ये शरीर की बाहरी सतह जैसे हमारी त्वचा और अंदर के खोखले अंग जैसे पेट, आंत, मुंह की अंदरूनी परत बनाता है। कोशिकाएं बिल्कुल सटी होती हैं, बीच में जगह ना के बराबर होती है। अच्छा। और ये हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम की पतली झिल्ली पे टिकी होती हैं। ये कितने तरह का होता है? इसकी परत के हिसाब से 2 मेन टाइप हैं, सिंपल एक ही परत और स्ट्रैटिफाइड कई परतें। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। हाँ, सिंपल एपिथेलियम में फिर कोशिकाओं की शेप के हिसाब से टाइप होते हैं। चपटी कोशिकाएं हैं तो स्क्वैमस जैसे फेफड़ों की एल्वियोलाई में, घन जैसी हैं तो क्यूबॉइडल जैसे किडनी की नलिकाओं में, और लंबी खंबे जैसी हैं तो कॉलमनर जैसे पेट और आंत में। अलग अलग जगह, अलग अलग शेप। काम क्या है इनका? काम भी जगह के हिसाब से बदलता है। कहीं प्रोटेक्शन देना, कहीं एब्जॉर्प्शन यानी सोखना जैसे आंत में, कहीं सिक्रीशन यानी कुछ बनाना और छोड़ना जैसे ग्रंथियों में। ग्रंथियां, ग्लैंड्स। हाँ, कुछ एपिथेलियल कोशिकाएं मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स बनाती हैं जैसे पसीने की ग्रंथि, लार ग्रंथि या हार्मोन बनाने वाली एंडोक्राइन ग्रंथियां। ये सब एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती हैं। समझ गया। तो ये हुआ एपिथेलियल। दूसरा टाइप कौन सा था? कनेक्टिव। हाँ, कनेक्टिव ऊतक, संयोजक ऊतक। ये शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे फैला हुआ ऊतक है। सबसे ज्यादा काम क्या है इसका? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्ट करना, जोड़ना और साथ ही सहारा देना, सपोर्ट करना। इसकी क्या पहचान है? इसकी खासियत ये है कि इसमें कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर बिखरी होती हैं और उनके बीच में काफी सारा मैट्रिक्स भरा होता है। ये मैट्रिक्स जेली जैसा या तरल या ठोस भी हो सकता है। अच्छा, मैट्रिक्स होता है इसमें। ये कितने तरह का होता है? इसके भी कई प्रकार है। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोशिकाएं और रेशे ढीले ढाले मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं। एरियोलर टिश्यू इसका उदाहरण है, जो त्वचा के नीचे मिलता है और अंगों को अपनी जगह पर रखता है। एरियोलर। और इसी में आता है एडिपोज टिश्यू। ये फैट स्टोर करने वाला टिश्यू है। फैट वाला। हाँ, इसकी कोशिकाएं फैट ड्रॉपलेट से भरी होती हैं। ये त्वचा के नीचे, अंगों के चारों तरफ होता है। ये फैट एनर्जी का स्टोर तो है ही, साथ में शरीर को गर्म रखने, इंसुलेशन और अंगों को चोट से बचाने, कुशनिंग का काम भी करता है। अच्छा, तो चर्बी वाला टिश्यू ये एडिपोज है। हाँ, फिर आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनमें रेशे, खासकर कोलाजन रेशे, बहुत ज्यादा और पास होते हैं। डेंस वाले। इसमें 2 खास हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, इनमें क्या फर्क है? टेंडन बहुत मजबूत होते हैं और ये मांसपेशियों, मसल्स को हड्डियों, बोन से जोड़ते हैं। मसल टू बोन टेंडन। हाँ, और लिगामेंट थोड़े लचीले होते हैं और ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, जॉइंट्स पर। बोन टू बोन लिगामेंट। ओके, ये याद रहेगा। इसके अलावा सपोर्ट देने वाले कनेक्टिव टिश्यू भी हैं। सपोर्ट वाले। हाँ, जैसे कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज यानी उपास्थि या नरम हड्डी कह सकते हैं। ये मजबूत भी है और लचीला भी। कहाँ होता है ये? जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा, नाक की नोक या हड्डियों के जोड़ों के बीच में। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा, और बोन? बोन यानी अस्थि, हड्डी। ये बहुत कठोर और मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट्स की वजह से हार्ड होता है। ये शरीर का पूरा ढांचा यानी स्केलेटन बनाता है, अंगों को प्रोटेक्ट करता है और मसल्स को जुड़ने की जगह देता है। और हड्डियों के अंदर वो बोन मैरो होता है ना? हाँ, अस्थि मज्जा, वहीं पर खून की कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा, तो खून भी कनेक्टिव टिश्यू है? हाँ, खून यानी ब्लड एक खास तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मैट्रिक्स तरल होता है। खून, ये तो बहुत जरूरी टॉपिक है, खासकर एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल, खून पर अक्सर सवाल आते हैं। तो खून में क्या क्या होता है? खून में 2 मेन हिस्से हैं,
एक है तरल मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा है उसमें तैरने वाली कोशिकाएं जिन्हें ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा खून का लगभग 55-60% हिस्सा बनाता है। ये हल्का पीला सा तरल है। इसमें 90-92% तो पानी ही होता है। बाकी 8-10% में प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, नमक, हार्मोन्स, विटामिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इतने सारी चीजें। फाइब्रिनोजन का नाम सुना है? ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है शायद? हाँ, बिल्कुल। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। एल्ब्यूमिन ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। ग्लोब्युलिन में एंटीबॉडीज होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती है। ओके, ये तो हुआ प्लाज्मा। अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी है? ब्लड सेल्स 3 तरह की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आरबीसीज ये खून की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होती हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में करीब 45 से 55 लाख तक आरबीसीज हो सकती हैं। बाप रे, इतनी सारी। इनका रंग लाल क्यों होता है? इनके अंदर एक खास प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। इसी में आयरन होता है और यही ऑक्सीजन से जुड़कर उसे लाल रंग देता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये इनका मेन काम है। हाँ, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना। और इनकी एक खास बात बताई थी आपने पहले कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मैमल्स में। हाँ, मैमल्स स्तनधारियों की मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, ऊंट और लामा को छोड़कर। ऐसा क्यों? ताकि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह हीमोग्लोबिन के लिए बन सके और वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। साथ ही बिना न्यूक्लियस के ये पतली कैपिलरीज में से भी आसानी से निकल जाती हैं। कमाल का अडेप्टेशन है। इनकी उम्र कितनी होती है? इनकी लाइफ लगभग 120 डेज होती है। और बनती कहाँ है? ये बोन मैरो में बनती है, हड्डियों के अंदर। और पुरानी या खराब आरबीसीज प्लीहा यानी स्प्लीन में नष्ट होती है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अच्छा, और अगर खून में आरबीसीज या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो? उसे एनीमिया कहते हैं, खून की कमी। ये कई तरह का हो सकता है, जैसे आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से यानी परनिशियस एनीमिया, या जेनेटिक कारणों से जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ओके, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, ल्यूकोसाइट्स। ये आरबीसी से बड़ी होती हैं, लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में करीब 6000 से 8000 ही होती हैं। कम है पर काम बड़ा इनका शायद। बिल्कुल, ये हमारी बॉडी के सैनिक हैं, इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ये इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है और रंग? हाँ, इनमें न्यूक्लियस होता है और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन यानी व्हाइट होती हैं। इनके भी टाइप होते हैं क्या? हाँ, इनके कई टाइप हैं। मोटे तौर पर 2 ग्रुप हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में दाने दिखते हैं और एग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें दाने नहीं दिखते। ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन? ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 हैं। न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज्यादा होते हैं, करीब 60-65%, और बैक्टीरिया वगैरह को खाकर नष्ट करते हैं। फैगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल्स ये एलर्जी और पैरासाइट इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं। और बेसोफिल्स ये सबसे कम होते हैं और हिस्टामिन, हेपरिन जैसे केमिकल छोड़ते हैं जो इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं। और एग्रैन्युलोसाइट्स? उनमें 2 हैं। लिम्फोसाइट्स ये भी बहुत जरूरी हैं। इनमें बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स सीधे इन्फेक्टेड सेल्स पर हमला करते हैं। और दूसरे हैं मोनोसाइट्स, ये सबसे बड़े डब्ल्यूबीसीज होते हैं और ये भी न्यूट्रोफिल्स की तरह फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब रोगाणुओं को निगल जाते हैं। बाप रे, इतने सारे सैनिक! अगर इनकी संख्या बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए तो? अगर डब्ल्यूबीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, खासकर एब्नॉर्मल सेल्स, तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं, जो एक तरह का ब्लड कैंसर है। और अगर संख्या कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। समझ गया। अब तीसरे टाइप की सेल्स बची, प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये असल में पूरी कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि बोन मैरो की बड़ी सेल्स मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़े होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। इनका क्या काम है? इनका सबसे जरूरी काम है
खून का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा। जब कोई चोट लगती है और खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स वहां जमा होकर एक प्लग बनाती हैं और कुछ फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो क्लॉटिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं, जिससे खून बहना रुक जाता है। अच्छा, तो ये खून रोकने वाले हैं। हाँ, इनकी संख्या भी खून में काफी होती है, करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गई ब्लड सेल्स। अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। ABO। हाँ, ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर ने इनकी खोज की थी। ये असल में आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले खास तरह के एंटीजन, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन पर आधारित होते हैं। एंटीजन। हाँ, 2 मेन एंटीजन है, एंटीजन A और एंटीजन B। अगर किसी की आरबीसी पर सिर्फ एंटीजन A है तो उसका ब्लड ग्रुप A है। अगर सिर्फ एंटीजन B है तो ग्रुप B है। अगर दोनों है तो ग्रुप AB है, और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो ग्रुप O है। और एंटीबॉडी वो क्या होती हैं? एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये एंटीजन के विपरीत होती हैं। जैसे ब्लड ग्रुप A वाले के प्लाज्मा में एंटी B एंटीबॉडी होगी, ग्रुप B वाले में एंटी A होगी, ग्रुप AB वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि दोनों एंटीजन है, और ग्रुप O वाले में दोनों एंटीबॉडी एंटी A और एंटी B होंगी क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है। अच्छा, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त मैचिंग जरूरी है। बिल्कुल, अगर गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया, मान लो ग्रुप A वाले को ग्रुप B का खून दे दिया, तो डोनर की आरबीसीज जिन पर B एंटीजन है, रेसिपिएंट की एंटी B एंटीबॉडी से रिएक्ट करेंगी, आरबीसीज चिपक जाएंगी, एग्लूटिनेशन, और टूट जाएंगी, जो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि O ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर हैं। हाँ, O नेगेटिव वाले, क्योंकि उनकी आरबीसीज पर न तो A एंटीजन है, ना B, और ना ही RH फैक्टर, जिस पर अभी आएंगे, तो किसी के भी प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी उनसे रिएक्ट नहीं करेंगी। और AB वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट? हाँ, AB पॉजिटिव वाले, क्योंकि उनके प्लाज्मा में ना एंटी A है, ना एंटी B, और RH एंटीबॉडी भी नहीं होती। अगर वो RH प्लस है तो वो किसी भी ग्रुप का खून ले सकते हैं, सही RH मैचिंग के साथ। RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर भी आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक और एंटीजन है। इसकी खोज सबसे पहले रीसस मंकी में हुई थी, इसीलिए RH नाम पड़ा। अच्छा। जिन लोगों में ये एंटीजन होता है वो RH पॉजिटिव या RH प्लस कहलाते हैं। ज्यादातर लोग RH प्लस होते हैं। जिनमें नहीं होता वो RH नेगेटिव या RH माइनस कहलाते हैं। इसका क्या महत्व है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका मिलान भी जरूरी है। RH माइनस वाले को RH प्लस खून नहीं देना चाहिए, वरना उसमें एंटी RH एंटीबॉडी बन सकती हैं। दूसरी अहम बात प्रेगनेंसी में है। प्रेगनेंसी में? हाँ, अगर माँ RH माइनस है और पिता RH प्लस है तो बच्चा RH प्लस हो सकता है। पहली प्रेगनेंसी में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन डिलीवरी के वक्त बच्चे का कुछ खून माँ के सर्कुलेशन में जा सकता है, जिससे माँ के शरीर में एंटी RH एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो फिर अगर अगली प्रेगनेंसी में फिर से बच्चा RH प्लस हुआ तो माँ की ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार करके बच्चे के खून में जा सकती हैं और बच्चे की आरबीसीज को नष्ट कर सकती हैं। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस कहते हैं, जो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। ओह, इसका कोई इलाज है? हाँ, अब इसका इलाज है। RH माँ को पहली डिलीवरी के तुरंत बाद एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन रोगैम दे दिया जाता है, जो माँ के शरीर में एंटीबॉडी बनने से रोकता है। शुक्र है। चलिए, खून के बारे में काफी जान लिया। अब अगले टिश्यू पर चलें। तीसरा कौन सा था? मस्कुलर टिश्यू। हाँ, मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कॉन्ट्रैक्ट करने यानी सिकुड़ने की क्षमता। इसी की वजह से शरीर में मूवमेंट और लोकोमोशन चलन होता है। ये कितने तरह का होता है? 3 तरह के मसल्स होती हैं। पहली स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब हड्डियों से जुड़ी हुई। हाँ, ये वो मसल्स हैं जो हमारे कंकाल या स्केलेटन से जुड़ी होती हैं और हमारे कंट्रोल में होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। जैसे हाथ पैर हिलाना, चलना, बोलना, ये सब इन्हीं से होता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। ओके, वॉलंटरी और स्ट्रेटेड। दूसरी है स्मूथ मसल। ये अंदर के अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं, जैसे हमारी आंतें, पेट, ब्लड वेसल्स, यूट्रस वगैरह। अच्छा, अंदरूनी अंगों वाली। हाँ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अनैच्छिक होती हैं। इनमें धारियां भी नहीं होती, इसलिए इन्हें नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल कहते हैं। इनवॉलंटरी और नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। और तीसरी है कार्डियक मसल।
ये सिर्फ और सिर्फ दिल में पाई जाती है। सिर्फ दिल में? हाँ, ये खास है। इसमें धारियां तो होती हैं स्ट्रेटेड, लेकिन ये काम स्मूथ मसल की तरह अनैच्छिक करती है। हम दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये कभी खपती नहीं, जिंदगी भर बिना रुके लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती है, खून को पंप करती रहती है। वाह, ये तो अद्भुत है। तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। अब आखिरी वाला बचा, न्यूरल टिश्यू। हाँ, चौथा और आखिरी टाइप न्यूरल टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। ब्रेन, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु और नर्व्स, तंत्रिकाएं इसी से बनी होती हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर में बहुत तेजी से सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। इसकी मेन सेल कौन सी है? इसकी मेन सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी हो सकती है। न्यूरॉन, इसके क्या हिस्से होते हैं? न्यूरॉन के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। एक है सेल बॉडी या साइटोन, जिसमें न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेल होते हैं। सेल बॉडी से धागे जैसे प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। डेंड्राइट्स सिग्नल लाते हैं और एक लंबा सा प्रोजेक्शन होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। ये सिग्नल को सेल बॉडी से दूर अगले न्यूरॉन या मसल या ग्लैंड तक ले जाता है। एक्सॉन सिग्नल ले जाता है। हाँ, इन्हीं न्यूरॉन्स के नेटवर्क से ही हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, याद रख पाते हैं और अपने शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं। और इनकी खास बात शायद ये है कि ये डिवाइड नहीं करती। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। ज्यादातर मैच्योर न्यूरॉन्स में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगे और न्यूरॉन्स नष्ट हो जाएं, तो वो आसानी से दोबारा नहीं बनते। इसीलिए नर्वस सिस्टम की चोटें अक्सर परमानेंट होती हैं। ओहो, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये थे जानवरों के 4 मुख्य ऊतक, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। और इससे पहले हमने पौधों के ऊतकों के बारे में भी जाना। हाँ, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। तो ये थी पौधों और जानवरों की अंदरूनी बनावट, उनके संरचनात्मक संगठन की एक झलक। हमने देखा कैसे छोटी छोटी ईंटें यानी कोशिकाएं जुड़कर दीवारें यानी ऊतक बनाती हैं, और फिर कैसे ये अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और पूरा जीव खड़ा होता है। वाकई क्या गजब का सिस्टम है। बिल्कुल। और सबसे अहम सबक क्या लगता है आपको इससे? मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे संरचना और कार्य, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन, हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ, ये तो है। हर ऊतक की बनावट उसके काम के लिए एकदम फिट होती है। चाहे पौधे में मजबूती देने वाला स्क्लेरेन्काइमा हो या पानी ले जाने वाला जाइलम, या जानवरों में हरकत के लिए मसल्स हों या तेजी से संदेश पहुंचाने वाले न्यूरॉन्स। बिल्कुल, हर किसी का अपना खास रोल है और उनकी बनावट उसी रोल को निभाने में मदद करती है। प्रकृति में ये तालमेल अद्भुत है। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या आप सोच सकते हैं कि पौधों और जंतुओं के ऊतकों की बनावट में जो फर्क और समानताएं हमने देखी, वो उनके जीने के तरीके, उनकी लाइफस्टाइल से कैसे जुड़ी हैं? अच्छा सवाल है। जैसे पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जानवर घूमते फिरते हैं, खाना बाहर से लेते हैं। तो इस अलग अलग लाइफस्टाइल का असर उनकी टिश्यू लेवल बनावट पर कैसे दिखता होगा? क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं और क्यों हैं? हाँ, सोचिएगा जरूर इस पर। बड़ा दिलचस्प कनेक्शन मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।